जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंपनी का वर्गीकरण या कंपनी के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। इस वीडियो से ठीक पिछली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं ये समझा चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने केवल मौखिक रूप से ही समझाया था। लेकिन आपको इस वीडियो में पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिससे आप अपने पास नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जर्नल कॉमर्स में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी का, और वोकेशनल कॉमर्स में 8 नंबर का ये क्वेश्चन थ्योरी का आता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरा नोट्स एक ही जगह पर ही मिल जाए, सभी प्रकार आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टच कर लें, जिससे इंटर कॉमर्स का सिलेबस आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। तो यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले गत वर्षों में अनेक प्रकार की कंपनियां अस्तित्व में आई हैं, जिनका वर्गीकरण मुख्यतः इन आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर है समामेलन के आधार पर। समामेलन के आधार पर। दूसरी है दायित्व के आधार पर। तीसरी है स्वामित्व के आधार पर। चौथी है राष्ट्रीयता के आधार पर। पांचवी है अंशों के हस्तांतरणशीलता या जनहित या जनता की रुचि के आधार पर। और छठी है अन्य कंपनियां। ये कंपनियों के प्रकार हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी हमारे पास में यही है, समामेलन के आधार पर। तो समामेलन के आधार पर जो कंपनी है वो हमारे पास में सबसे पहली कंपनी है चार्टर्ड कंपनी। पहली कंपनी ये समामेलन के आधार पर चार्टर्ड कंपनी है। आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, ये सब इकट्ठा आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अगर पिछली वीडियो को आप देखेंगे। इसको राज्य आदेश द्वारा कंपनी भी कहा जाता है, राज्य आदेश द्वारा परिमित कंपनी या राजाज्ञा द्वारा परिमित कंपनी भी इसको कहा जाता है। इसको देख करके आप नोट्स अपने बना सकते हैं। जैसे लिखा है, जब किसी कंपनी की स्थापना शाही आदेश अथवा राजाज्ञा पत्र द्वारा होती है तो उसे चार्टर्ड कंपनी अथवा राजाज्ञा पत्र द्वारा समामेलित कंपनी कहते हैं या कहा जाता है। इन कंपनियों के मुख्य उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसकी स्थापना 1664 में हुई। हडसन वे कंपनी, इसकी स्थापना 1670 में हुई। अपने यहाँ भारत में इस तरह की कोई कंपनी नहीं है, और भारत में जो कंपनी थी कभी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, जो कि हमारे भारत की नहीं थी। इसी की वजह से हमारे यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर राज किया। चलते हैं अगली कंपनी की ओर। समामेलन के आधार पर पहली ये कंपनी हो गई। इसके बाद समामेलन के आधार पर अब दूसरी कंपनी की यहाँ बात आती है। कंपनी है वैधानिक कंपनी। वैधानिक कंपनी को संसद के विशेष अधिनियम द्वारा परिमित कंपनी भी कहा जाता है। देखें इसके बारे में, अपने पास नोट जरूर कर लेना इसको। ऐसी कंपनियों की स्थापना संसद अथवा विधान सभा में विशेष अधिनियम पारित करके की जाती है। इसके अगर आप उदाहरण पहले समझ लें तो जल्दी समझ में आएगा। इसके उदाहरण हैं जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि। ये उदाहरण हैं वैधानिक कंपनी के, यानी संसद के विशेष अधिनियम द्वारा या विधान सभा के विशेष अधिनियम के द्वारा ये पारित की गई हैं, स्थापित की गई हैं। तो इनकी विशेषता इस प्रकार हैं
इनकी स्थापना राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए की जाती है। दूसरा है, इन्हें उसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होता है जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं तथा अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य कंपनियों को प्राप्त नहीं होते। सभी वैधानिक कंपनियां सीमित दायित्व वाली होती हैं। इनके लिए अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य नहीं होता है। भार भारत में अनेक वैधानिक कंपनियों की स्थापना हुई है, जो मैंने अभी आपको बता दिया पहले ही। तो लिमिटेड शब्द इसको लिखना अनिवार्य नहीं होता है। इसी की समामेलन के आधार पर तीसरी जो कंपनी है वो आपको समामेलित या पंजीकृत कंपनी के नाम से जानना है। तो भारत में जिन कंपनियों का समामेलन या पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है उन्हें समामेलित कंपनी या पंजीकृत कंपनी कहते हैं। देश में वैधानिक कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। यहाँ एक समामेलन का ये बार-बार नाम आ रहा है, समामेलन। तो समामेलन जो होता है, एक रजिस्टर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय है, ऑफिस है, वो है कानपुर में। वहाँ रजिस्टर उस रजिस्टर में जिस कंपनी का नाम आ जाता है तो वो कंपनी समामेलित हो जाती है। इसकी पूरी प्रक्रिया है, कंपनी का कैसे निर्माण होता है, आगे इसको समझेंगे। फिलहाल अभी हम प्रकार को समझ रहे हैं। दाईं तरफ आपको यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं कि हेडिंग के रूप में यहाँ पर सब लिखा हुआ है, कंपनियों का वर्गीकरण। अब दूसरी कंपनी आती है सदस्यों के दायित्व के आधार पर। सदस्यों के क्या दायित्व होते हैं, कैसे दायित्व होते हैं, सीमित होते हैं, असीमित होते हैं। तो इसी तरह से इनके प्रकार भी हैं। पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो ऐसी कंपनी जिनमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य अथवा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित होता है, सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती हैं। ऐसी कंपनी को अपने नाम के आगे सीमित और सीमित को लिमिटेड इंग्लिश में बोला जाता है, लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड आदि। ऐसी कंपनी भी दो प्रकार की होती हैं। सीमित दायित्व वाली कंपनी भी दो प्रकार की होती हैं। पहली है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अब ये अंशों द्वारा, क्योंकि कोई भी जब संयुक्त पूंजी कंपनी होती है तो उसके पास अपने अंश होते हैं और अंशों को बेच करके पूंजी एकत्र करती है। तो यहाँ अंशों की ही बात यह चल रही है। ऐसी कंपनी के सदस्य कंपनी के वही होते हैं जो अंशों को खरीदते हैं, अंशधारी, इनको सहस्वामी भी कहते हैं। ऐसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। व्यवहार में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जो उसके द्वारा लिए गए अंशों पर चुकाई नहीं गई है। यहाँ आप समझ लें, जैसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए के अंश क्रय किए हैं और 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए उसने कंपनी को चुकता कर दिए हैं, तो कंपनी उससे अब केवल 30,000 रुपए जो रह गए 1 लाख में के, उसी की मांग उससे कर सकती है। यानी अंशधारी का दायित्व 30,000 रुपए तक है। पूरा दायित्व जो है वो 1 लाख है और शेष जो रह गया 1 लाख में से बस वही उसको देना है। अतः यदि किसी सदस्य ने खरीदे गए सभी अंशों का पूरा मूल्य चुका दिया है तो कंपनी को हानि होने की दशा में उसे किसी धनराशि की मांग नहीं की जा सकती। यानी 1 लाख रुपए के अंश क्रय किए हैं किसी अंशधारी ने और वो 1 लाख रुपया पूरा कंपनी को चुकता कर दिया है और कंपनी को लॉस हो जाए तो कंपनी उस अंशधारी से कोई भी रुपए की डिमांड नहीं कर सकती। दूसरा है प्रत्याभूति या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो यहाँ पर गारंटी दी जाती है एक सदस्य के द्वारा कंपनी के समापन पर या अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होने पर इतनी धनराशि सदस्य और देगा। तो यहाँ इस प्रकार की कंपनी में प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जिसे कंपनी के सदस्य कंपनी का समापन होने की स्थिति में कंपनी कोष में जमा करने का वचन देते हैं। ऐसी कंपनी को पार्षद सीमा नियम में इसका उल्लेख रहता है
कि उसके सदस्य अपने ऊपर यह दायित्व लेते हैं कि यदि कंपनी का समापन उनकी सदस्यता के दौरान अथवा उनके द्वारा सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर होता है, तो कंपनी की संपत्तियों के उसके दायित्व का पूर्ण भुगतान करने में अपर्याप्त रहने पर वे एक पूर्व निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो ये थी प्रतिभूति कंपनी। अब इसकी दूसरी जो कंपनी का नाम है वो है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली जो कंपनी है, इसको देखें तो ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो है साझेदारी में जैसे साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, उसी तरह से इसमें असीमित होता है। दूसरे शब्दों में असीमित दायित्व वाली कंपनी में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके हित के अनुपात में असीमित और संयुक्त होता है। सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन की तिथि से 1 वर्ष तक रहता है। इसके बाद उनका दायित्व समाप्त हो जाता है। आजकल ऐसी कंपनी का प्रचलन नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर नहीं, बल्कि हमारे भारत में इस तरह की कंपनियां नहीं पाई जाती हैं। तीसरी कंपनी आती है स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर जो कंपनी होती है, यानी किसका उस पर स्वामित्व है। पहली कंपनी है सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी को आप जानते ही हैं, फिर भी विस्तार पूर्वक आप यहाँ समझ पाएंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, जो कि पहले हुआ करता था भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, जिसमें संशोधन हुआ 2013 में और लागू हुआ ये 1 अप्रैल 2014 से। तो इसकी धारा 2 की 45 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केंद्रीय तथा अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी सरकारी कंपनी ही माना जाता है। सरकारी कंपनी में सरकार का बहुमत रहना ही पर्याप्त है। शेष 49% अंशों का विक्रय साधारण जनता में किया जा सकता है। भारत में सरकारी कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, भारतीय राजकीय व्यापार निगम, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन इत्यादि। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 में दिए गए निम्नलिखित प्रावधानों का सभी सरकारी कंपनियों द्वारा पालन किया जाता है। और वो प्रावधान है, वो नियम है, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। दूसरा, केंद्रीय सरकार इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट तथा अंकेक्षण की रिपोर्ट संसद में पेश करने के लिए बाध्य होती है। और तीसरा है, किसी प्रबंध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जाती। और इसकी फिर आती है दूसरी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। अब ये सूत्रधारी कंपनी क्या है? सूत्रधारी कंपनी वो कंपनी होती है, इसको मैंने समझा दिया, मैं केवल अब किताब के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। एक कंपनी सूत्रधारी कंपनी उस समय मानी जाएगी जबकि कोई दूसरी कंपनी उसकी सहायक कंपनी हो, अर्थात जबकि दूसरी कंपनी के संचालक मंडल में पहली कंपनी के संचालक बहुमत में हों अथवा दूसरी कंपनी की आधी या उससे अधिक प्रदत्त अंश पूंजी पर पहली कंपनी का अधिकार हो, तो वह दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी मानी जाएगी। यहाँ ये पूरा सेंटेंस जितने भी हैं इसमें, ये सब आप लोगों को घुमाएंगे। इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया तरह से अलग से इसको समझा दिया है, आप उस वीडियो को भी देख लें। सहायक कंपनी, इसके सहायक कंपनी अगर सूत्रधारी कंपनी समझ में आएगी तभी। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। ऐसी कंपनी, मान लीजिए मेरे के पास कोई एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो कंपनी ए के 50% से अधिक अंशों पर अधिकार हो जाता है बी कंपनी का, तो जो बी कंपनी है वो सूत्रधारी कंपनी है और ए कंपनी जो वो सहायक कंपनी है। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो दोनों के बारे में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है नंबर 4 पर, राष्ट्रीयता के आधार पर। तो राष्ट्रीयता के आधार पर जो कंपनी है वो सबसे पहली कंपनी होती है देसी कंपनी।
तो देशी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन भारत में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, चाहे यह कंपनी भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रही हो। देशी कंपनियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती हैं, किंतु कुछ देशी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका समामेलन तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, किंतु उनके नियमन एवं नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम है, जैसे बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, धर्मार्थ कंपनियां आदि। दूसरी है विदेशी कंपनी। तो विदेशी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो, किंतु जो भारत में भी व्यवसाय करती हो। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 380 से 392 के प्रावधान विदेशी कंपनियों पर लागू होते हैं। इसके लिए जो नियम इसके लागू होते हैं वो देखें। भारत में किसी स्थान पर व्यवसाय कर रही हो। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व भारत में किसी स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया हो तथा उसे चालू रखा हो। विदेशी कंपनी को भारत में व्यापार स्थापित करने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के कार्यालय में कुछ प्रपत्र दाखिल करने होते हैं, जिनमें कंपनी का नाम, मुख्य कार्यालय का पता, भारत में कार्यालय का पता, उद्देश्य, संचालकों के नाम व पते आदि से संबंधित जानकारी देनी होती है। नंबर 5 है अंशों के हस्तांतरणशीलता के आधार पर या जनता की रुचि के आधार पर या जनहित के आधार पर कंपनी। इसके आधार पर कंपनी दो प्रकार की कंपनी होती है। एक निजी कंपनी। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की 68 के अनुसार निजी या आलोक कंपनी, इसको आलोक कंपनी भी कहा जाता है, एक ऐसी कंपनी से है इसका अर्थ है जिसकी चुकता पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए या इससे अधिक जो भी निर्धारित की गई हो तथा जो अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा देती है। यानी जिसके पास भी अंश सबसे पहले हैं उसी के पास रहेंगे, वह अपने अंश किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता वो सदस्य। दूसरा, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, जबकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में ये संख्या केवल 50 थी। 2013 के अनुसार ये संख्या अब 200 कर दी गई है। इस संख्या में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। ये 200 जो संख्या है इसमें ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी तथा कंपनी के सदस्य भी हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता। ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी रहते हुए कंपनी के सदस्य भी थे और नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं, इनको भी नहीं लगाया जाता। अपने अंशों तथा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाती है। कंपनी संशोधित अधिनियम जो है 2000 के अनुसार प्रत्येक निजी कंपनी की प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए अवश्य होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और एक इसकी खास बात, जो भी निजी कंपनी होती है उसको अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होता है। दूसरी ये कंपनी आती है सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी जो है ऐसी कोई भी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। तो सार्वजनिक कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं है, जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख या इससे अधिक है, जो एक सार्वजनिक कंपनी की निजी सहायक कंपनी है। ऐसी कंपनी, ये सार्वजनिक कंपनी हमारी कहलाती है। सरकारी कंपनियों संबंधी विशिष्ट प्रावधान। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि अधिनियम का कोई प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा अथवा अधिसूचना में दिए गए अपवादों, संशोधनों या अनुकूलताओं के अनुसार लागू होंगे। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। निजी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, सार्वजनिक कंपनी में केवल लिमिटेड का प्रयोग होता है। अन्य कंपनियां जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो
कई सारे देशों में अपना व्यापार चलाती हैं, अपना उपक्रम को चलाती हैं। निष्क्रिय कंपनियाँ वे कंपनियाँ होती हैं जिनका कभी समामेलन हुआ था, स्थापना कभी हुई थी, लेकिन अब वो कार्य नहीं कर रही हैं, उन्होंने व्यापार को बंद कर दिया है। ऐसी कंपनी को निष्क्रिय कंपनी कहा जाता है। आप इस सब चीज़ों को अपने पास में नोट कर सकते हैं। तीसरी है अपंजीकृत कंपनियां अथवा अवैधानिक कंपनियां। तो ये अपंजीकृत का मतलब ये नहीं है कि जिसने पंजीकरण नहीं कराया हो, पंजीकरण तो कराया, लेकिन कुछ निर्धारित नियम हैं जिसका उसने पालन नहीं किया, तो उसको अवैध संघ घोषित कर दिया जाता है। देखें, कोई भी संघ या कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 का उल्लंघन करता है, अवैध संघ माना जाता है। अवैध संघ को ही अपंजीकृत कंपनी कहा जाता है। विनियोग कंपनियां स्टॉक वाली होती हैं। तो विनियोग कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 की व्याख्या आ में दी गई है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य कार्य अंश, स्कंद, ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियां प्राप्त करना है। कंपनी के मामले में विभाग ने विनियोग कंपनी की स्थिति और अधिक स्पष्ट की है तथा कहा है कि एक कंपनी विनियोग कंपनी है या नहीं, यह एक तथ्य संबंधी प्रश्न है जिसका निर्माण कंपनी द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कारोबार से होता है। यदि कंपनी का समस्त अथवा वस्तुतः समस्त कारोबार अंशों, प्रतिभूतियों, स्कंद अथवा ऋण पत्रों से संबंधित हो तो इसे विनियोग कंपनी ही माना जाएगा, समझा जाएगा। इसके बाद है वित्तीय कंपनियां या वित्तीय संस्थाएं। तो विनियोग संबंधी संस्थाओं से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45 की 1 की सी के अनुसार एक वित्तीय कंपनी से आशय एक गैर बैंकिंग कंपनी से है जो कि एक वित्तीय संस्था है। इस धारा के अनुसार एक वित्तीय संस्था एक गैर बैंकिंग संस्था होती है जो निम्नलिखित क्रियाओं में से कोई अपने कारोबार या कारोबार के भाग के रूप में करती है। नंबर 1, ऋण अथवा अग्रिम राशि या किसी अन्य रूप में वित्त प्रदान करना, यानी जैसे लोन वाली जो कंपनियां होती हैं, मुथूट फाइनेंस वगैरह हैं वो। दूसरा, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्गमित अंशों, स्कंदों, बांडों, ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों या अन्य इसी प्रकृति की विक्रय योग्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करना। तीसरा, किराया क्रय अधिनियम में परिभाषित किराया क्रय ठहराव के अंतर्गत माल को किराए पर लेने वाले को माल सुपुर्द करना। किसी वर्ग का बीमा कारोबार चलाना। किसी चालू अधिनियम के अंतर्गत चिट फंड या लॉटरी की एजेंसी का प्रबंध या संचालन या देखभाल करना। चंदे के रूप में या इकाई अथवा अन्य औजारों के विक्रय की राशि एक मुश्त या अन्यथा एकत्रित करना अथवा उन व्यक्तियों को जिनसे राशि एकत्रित की गई है या अन्य व्यक्तियों को इनाम, उपहार देना या किसी अन्य रूप में पैसा बांटना। फेरा कंपनी। तो फेरा कंपनी भारत में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 के अंतर्गत काम करने वाली कंपनियों को तकनीकी तौर पर फेरा कंपनी कहा जाता है। मोटे तौर पर ये कंपनियां निम्नलिखित श्रेणी में आती हैं। भारतीय कंपनियां जिनमें कोई विदेशी हित नहीं है अथवा 40% से कम विदेशी हित है। दूसरा, भारतीय कंपनियां जिनमें 40% से अधिक प्रवासी हित है। इन कंपनियों को पहले विदेशी नियंत्रित कंपनियां कहा जाता था। तीसरा है विदेशों में समामेलित कंपनियां जो भारत में केवल व्यापार के संचालन के लिए पंजीकृत हैं। केंद्रीय सरकार विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 की धारा 26 के अंतर्गत फेरा कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 7 है, ये अन्य कंपनियां चल रही हैं। कंपनियां जिनका उद्देश्य धर्मार्थ है या लाभ कमाना नहीं, जैसे गैर व्यापारिक संस्थाओं भी इनको कह सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सीमित कंपनी के लिए अपने नाम के अंत में सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, परंतु अधिनियम की धारा 8 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह कंपनियों को सीमित शब्द के प्रयोग से छूट दे सकती है। केंद्रीय सरकार यह छूट तभी प्रदान करती है जब उसे यह संतुष्टि हो जाए कि कंपनी के निर्माण का उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, परोपकार
आदि का संवर्धन करना है। नंबर 2, कंपनी अपने सदस्यों को लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध लगाती है। नंबर 8 है एक व्यक्ति की कंपनी। ये कंपनी पहले नहीं हुआ करती थी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में ये एक नया प्राविधान इसमें जोड़ा गया है। नई कंपनी की इसमें शुरुआत करने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो एक व्यक्ति की कंपनी की एक नई अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा आरंभ की गई है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक व्यक्ति वाली कंपनी का निर्माण केवल एक व्यक्ति के सदस्य के रूप में होने से होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी में केवल एक सदस्य होता है, अतः इन कंपनियों को अन्य कंपनियों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार अथवा छूट प्राप्त होती है। इसकी परिभाषा है 2013 के अनुसार ये है, एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिनमें केवल एक व्यक्ति सदस्य है। धारा 3 के अनुसार केवल एक व्यक्ति भी किसी वैधानिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनी का गठन कर सकता है। पहले ये था कि कोई भी अकेला व्यक्ति कंपनी का निर्माण नहीं कर सकता था। अन्य व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति वाली कंपनी का केवल एक व्यक्ति के इसका सदस्य होने पर निजी कंपनी के रूप में सम्मिलन हो जाता है। एक व्यक्ति वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उस दूसरे व्यक्ति का नाम दिया जाएगा जो अंशदायी की मृत्यु होने की दशा में अथवा उसके अनुबंध करने में असमर्थ होने की दशा में कंपनी का सदस्य होगा। ऐसे दूसरी कंपनी की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी चाहिए तथा सहमति को सम्मेलन के समय पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत साथ ही कंपनी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल कर देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार भी होता है। निधि का है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निधि से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसका सम्मेलन अपने सदस्यों में मितव्ययी तथा बचत की आदतें उत्पन्न करने, जमा राशियां प्राप्त करने तथा अपने सदस्यों के लाभार्थ केवल सदस्यों को ऋण देने के उद्देश्य से किया गया है। इसको पूरी तरह से साधारण भाषा में, ये तो मैंने केवल अभी पढ़ कर के यहाँ पर बताया है, इससे ठीक पिछली वीडियो में हर एक कंपनी को मैंने समझाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और नोट्स अगर आपको बनाने तो आप इस वीडियो से बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही वीडियो में।